स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज का हमारा टॉपिक है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। आज के इस टॉपिक पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जीन विनिमय क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है और इसका क्या महत्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लिंकेज पढ़ा है। मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने लिंकेज और सेक्स लिंकेज के बारे में आपको जानकारी दी थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि लिंकेज वह प्रक्रिया है जिसमें किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स एक साथ अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। लिंकेज और सेक्स लिंकेज की क्रियाविधि को समझाने के लिए अनेक प्रयोग मटर, मीठी मटर, ड्रोसोफिला तथा मक्का आदि में किए गए। इन पर किए गए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स जो एक साथ अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, उनके पास पास होने की संभावना बहुत कम होती है और कई बार वो एक दूसरे से अलग होकर वंशानुगत होते हैं। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि किसी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले संलग्न जीन भी वंशागतिकी के दौरान सदैव एक साथ नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? जब इसका कारण देखा गया तो यह बताया गया कि मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट अवस्था की पेकाइटिन उप अवस्था में, ध्यान रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट की पेकाइटिन अवस्था में दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने की वजह से जीन्स का आदान प्रदान होता है और यही वजह है कि ये एक साथ अगली पीढ़ी में वंशानुगत तो होते हैं परंतु नए गुणों को निर्मित करते हैं। ठीक है, इसी क्रियाविधि को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहा गया है। अगर हम बात करें क्रॉसिंग ओवर शब्द की, तो क्रॉसिंग ओवर शब्द मॉर्गन तथा कैस्टल के द्वारा 1912 में दिया गया, जबकि गुणसूत्रों के आपस में जुड़ने और अलग होने की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो डार्लिंगटन के द्वारा 1955 में किया गया था। इस आधार पर जीन विनिमय की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है। परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं भाई कि वह भौतिक क्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, वह भौतिक क्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच भागों अथवा खंडों का आदान प्रदान होता है, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाते हैं। एक बार पुनः देखें कि वह भौतिक क्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के भागों अथवा खंडों का आदान प्रदान होता है, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। अब आप ये डायग्राम पर आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो गुणसूत्र बनाए और दो गुणसूत्रों में से इसके नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़कर जो है जब ये अलग होते हैं तब एक दूसरे के खंडों को ग्रहण कर लेते हैं। यही जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया को विस्तृत तौर पर समझने के लिए कुछ बातों को समझना जरूर। अब वो बातें कौन कौन सी है? सबसे पहली बात यह है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं। सबसे पहले इसको समझे। आपको मालूम है कि एक जो गुणसूत्र होता है, अगर हम ये गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र जो है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, अर्थात एक गुणसूत्र जो है दो भागों से मिलकर बना होता है और इसके जो दो भाग होते हैं वो भाग क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात एक गुणसूत्र कितने क्रोमेटिड से मिलकर बना है? दो क्रोमेटिड से मिलकर बना है। तो किसी गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? ध्यान रखिएगा, आप इसको क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। वहीं पर जब ये समजात जोड़ा बनाते हैं तो जो दूसरा गुणसूत्र होता है, दूसरे गुणसूत्र के क्रोमेटिड
अर्थात अलग अलग गुणसूत्रों के जो क्रोमेटिड होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिस्टर कहलाएंगे क्या भाई, नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब दूसरी बात, यहां पर सबसे पहले हम संयुग्मन को भी समझ लें। संयुग्मन का मतलब होता है कि दो गुणसूत्रों का जो आकार प्रकार आकृति में समान होते हैं, अर्थात समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनाना, यह प्रक्रिया कहलाती है संयुग्मन। ठीक है, एक चीज और मैं भी और आपको बता दूं, यहां पर एक और शब्द आया हुआ है टर्मिनाइजेशन, या जिसको हम बोलते हैं उपांति भवन। जब ये गुणसूत्र आपस में जोड़ा बनाते हैं, समझा जोड़ा बनाते हैं, तो ये आपस में इस प्रकार से प्रोटीन के द्वारा जुड़े जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन के द्वारा जुड़े जाते हैं और एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं सिनाप्टिक कॉम्प्लेक्स, या इसको हम सिनाप्टिक निमल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया समाप्त हो जाती है तब ये सिनाप्टिक निमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है, और इसके समाप्त होने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, टर्मिनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए जरूरी था, तो आप समझ गए होंगे इसको। चलिए अब हम वापस आते हैं, क्रॉसिंग ओवर आप लोगों ने समझ लिया है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में एक बार फिर से देखें कि वह भौतिक क्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच भागों अथवा खंडों का आदान प्रदान होता है, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। अगर हम क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि को देखें तो ये मुख्य रूप से 4 स्टेप में संपन्न होती है। 4 स्टेप कौन सी है, सबसे पहला है संयुग्मन, जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। दूसरा है गुणसूत्रों का विभाजन, जिसको हम डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। तीसरा है विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, और चौथा है टर्मिनाइजेशन या उपांति भवन। तो चलिए एक एक प्रक्रिया को समझे। आप लोगों को मालूम है कि ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो कहां होती है, मियोसिस से कोशिका विभाजन की मियोसिस डिवीजन में। मियोसिस सेल डिवीजन क्या कहलाता है कि वह कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक सेल से आधी हो जाती है। तो मियोसिस सेल डिवीजन जो है काफी कॉम्प्लेक्स डिवीजन है, जिसमें मियोसिस को 2 भागों में बांटा गया है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी प्रोफेज अवस्था में, उसकी प्रोफेज को काफी कॉम्प्लिकेटेड अवस्था होती है, और जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में बटी होती है। तो होता क्या है कि कोशिका में जब इंटरफेज में कोशिका रहती है तब ऐसी अवस्था में यहाँ पे गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन हो चुका होता है। ठीक है, गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन हो चुका होता है और ये लंबे पतले धागे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो जो कहना चाहिए तो होता क्या है इसको समझे हम अच्छे से। जैसे ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में प्रवेश करता है तो लेप्टोटीन अवस्था थी सबसे पहले। लेप्टोटीन अवस्था में ये गुणसूत्र जो है ये लंबे पतले धागों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, लंबे पतले धागों के रूप में दिखाई देते हैं, यहां पर क्रोमेटिड स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब लेप्टोटीन के बाद कौन सी अवस्था आ जाती है भाई, जाइगोटीन। जाइगोटीन अवस्था में ये गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, और ऐसे गुणसूत्र जो रचना, आकृति तथा कार्यों में समान होते हैं वो एक दूसरे के समीप में आ जाते हैं, और एक दूसरे के समीप में आकर क्या काम करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। इस प्रकार के गुणसूत्रों को जो आपस में आकर जोड़ा बनाते हैं समजात गुणसूत्र कहा जाता है। इन समजात गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र पैटर्नल होता है, ठीक है, पिता से आया हुआ होता है, जबकि एक गुणसूत्र जो है वो कैसा होता है, मैटरनल होता है। तथा इनका जोड़ा क्या कहलाता है भाई, समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार से इनके जोड़े बनाने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं सिनॉप्सिस। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई, सिनॉप्सिस की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इस सिनॉप्सिस की क्रिया के साथ साथ एक चीज और होती है कि ये जो गुणसूत्र हैं ये आपस में एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन के द्वारा जुड़ जाते हैं।
ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन के द्वारा जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से एक नई संरचना का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सिनैप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सिनैप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा आपस में जुड़ गए। ठीक है, ये सारी की सारी क्रिया कहां पर हुई? ज़ाइगोटीन अवस्था में हुई। अब चूंकि प्रत्येक गुणसूत्र कितने भागों से मिलकर बना? दो भागों से, दो क्रोमेटिड से मिलकर बना है। तो यहां पर ये जो अवस्था है वो कैसी अवस्था दिखाई देती है? यहां पर अवस्था दिखाई देती है बाइवेलेंट अवस्था, क्योंकि यहां पर केवल दो गुणसूत्र दिखाई देते हैं। ठीक है, अब होता यह है कि यहां पर इसके गुणसूत्र के क्रोमेटिड एक दूसरे से धीरे धीरे करके अलग होना शुरू हो जाते हैं, और जब एक दूसरे से अलग होना शुरू करते हैं, ये नेक्स्ट स्टेज में होता है। ठीक है, आपने लेप्टोडीन पढ़ दिया, जाइगोटीन पढ़ दिया, अब डिप्लोटीन में क्या होता है कि यहां पर ये गुणसूत्र जो है एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं और अब पूरी तरह से ये अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन एक बिंदु पर आपस में जुड़े रहते हैं। कौन से बिंदु पर जुड़े रहेंगे भाई? सेंट्रोमियर से आपस में जुड़े रहते हैं। तो एक गुणसूत्र जो है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है। तो चूंकि यहाँ पर समजात गुणसूत्र है, अर्थात दो गुणसूत्र हैं, तो दोनों गुणसूत्र कितने भागों से मिलकर बने हुए दिखाई देंगे? चार भागों से मिलकर बने हुए दिखाई देंगे। अब जब ये चार भागों से मिलकर बने हुए दिखाई देते हैं तब ऐसी अवस्था को टेट्राड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर कहा गया? टेट्राड स्ट्रक्चर कहा गया। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में हो गया? ये सारे के सारे हो गए डिप्लोटीन अवस्था में, है ना। और डिप्लोटीन अवस्था में एक और चीज होती है कि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाते हैं, और ये पूरी तरह से जुड़ने का कार्य जो है वो पेकाइटिन अवस्था में होता है। और पेकाइटिन अवस्था में जिस स्थान पर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं इसको कहा जाता है कियाज्मा, अर्थात यहां पर कियाज्मा का फॉर्मेशन हो जाता है और इस अवस्था के अंत तक ये कियाज्मा धीरे धीरे करके टूटने लग जाती है और दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर आप तीसरी जो स्ट्रक्चर सी वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है एक दूसरे से कैसे हो गए? अलग हो गए। और जब अलग हो गए तो यहां पर एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन दूसरे गुणसूत्र पे चला गया है, अर्थात यहां पर क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ जीन हो चुका है। ठीक है, अब होता क्या है? धीरे धीरे करके ये जो सिनॉप्टिकल कॉम्प्लेक्स है, सिनॉप्टिकल कॉम्प्लेक्स टूटने लगता है, एक दूसरे से समजात गुणसूत्र जो है वो अलग होना शुरू हो जाते हैं और अंत में टर्मिनाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है और दोनों समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो क्रिया है, यही क्रिया क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। अब हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर का महत्व। हम क्रॉसिंग ओवर के महत्व की बात करें तो देखिए, क्रॉसिंग ओवर के द्वारा नए अनुवांशिक संयोजन बनते हैं जिससे नए लक्षणों का विकास होता है। भाई हमने पढ़ा है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है कि गुणसूत्रों के खंडों के बीच में आदान प्रदान होता है और उन खंडों के बीच में जो है जीन उपस्थित होते हैं जो लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अर्थात जब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न होती है तो नए लक्षण वाले जीवों का निर्माण होता है। दूसरी चीज, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जैव विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखने में सहायता करती है। भाई नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, नए जीव बनेंगे और हो सकता है कि कई वर्षों बाद जो है नई जाति का विकास हो, तो जैव विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखने में यह सहायता करता है। तीसरी बात देखिए कि क्रॉसिंग ओवर तथा इसकी आवृत्ति के आधार पर जीन मैपिंग तथा गुणसूत्री मैप तैयार किया जाता है। आवृत्ति, यहां पर एक शब्द आया हुआ है, देखें, क्रॉसिंग ओवर तथा इसकी आवृत्ति के आधार पर जीन मैपिंग की जा सकती है, गुणसूत्री मैप तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो आवृत्ति क्या होती है भाई? आवृत्ति का मतलब है प्रति 100 कोशिकाओं में दो जीन्स के स्थानांतरण होने की प्रक्रिया। ठीक है, कितनी बार? 100 कोशिकाओं में दो जीन जो पास पास में स्थित है वो एक दूसरे कितने बार वो क्रॉसिंग ओवर की सहायता से स्थानांतरित हुए। ठीक है भाई, अगर जीन के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो आवृत्ति कैसी होगी? अधिक होगी। जिनके बीच की दूरी कम होगी तो आवृत्ति कम होगी। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर तथा इसकी आवृत्ति के आधार पर जीन मैपिंग अथवा गुणसूत्री मैप तैयार किया जा सकता है।
ठीक है। चौथे फायदे की बात करें, चौथा लाभ की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो क्रॉसिंग ओवर की सहायता से कृत्रिम प्रजनन द्वारा, क्रॉसिंग ओवर की सहायता से कृत्रिम प्रजनन द्वारा जीव में अधिक उपयोगी लक्षणों को विकसित किया जा सकता है। ठीक है। पांचवा फायदा देखिए कि इसकी सहायता से नए गुणसूत्र उत्पन्न होंगे। ठीक है, नए गुणसूत्र उत्पन्न होंगे जिसके फलस्वरूप इनमें स्थायित्व आता है। भाई जैसे जैसे नए लक्षणों का विकास होते चले जाएगा, गुणसूत्र और ज्यादा स्थायित्व आना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर क्या है और इसका क्या महत्व है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें, इसे लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।